हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इट इज़ फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 12th एंड इट इज़ फ्रॉम यूनिट 3। द टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, ये आपका टॉपिक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। व्हाट इज दिस डेफिनेशन? आप ये देखिए बेटा, जो मैंने हाईलाइट की हुई है, दिस वन। अकॉर्डिंग टू जी आर टेरी, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में जो फंक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, परफॉर्म टू डिटर्मिन एंड accomplish stated objectives by the use of human being and other resources। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है, इस डेफिनेशन में बताया है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस और इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन फंक्शंस। वो कौन से फंक्शंस हैं? द नेम ऑफ द फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। और ये क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो जाए बाय यूजिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर रिसोर्सेज। तो ये आपका फंक्शंस, मैनेजमेंट फंक्शंस का डायग्राम है। इसको आप देख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। राइट, प्लानिंग जो है वो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है। प्लानिंग का मतलब होता है पहले से ही डिसाइड कर लेना कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट इज टू बी डन। तो इसमें 4 चीजें हैं कि पहले से डिसाइड करना कि क्या काम करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू, कब करना है और किसे करना है। ठीक है। सो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। सो डेफिनेशन आएगी तो आप सिंपली आप लिख सकते हैं कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट इज टू बी डन। ओके, ठीक है। एक डेफिनेशन आपकी, इट इज डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, ये भी दी हुई है। नाउ व्हाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट? देखो, अब आपके एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्स के लिए पहले से ही प्लान करते हो, एक टाइम टेबल बनाते हो कि मेरे को 2 दिन देने हैं इस सब्जेक्ट को, 1 दिन देना है इसको, तो इससे क्या होता है, आप पहले से प्लान कर लेते हो। एग्जाम स्टार्ट होने से 15 दिन पहले मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं उसको बहुत अपना टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। तो आपका जो एम है, गोल है अच्छे मार्क्स लाने का, वो इजिली अचीव हो जाता है। सो इसलिए प्लानिंग जो है की जाती है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो जाए। राइट, नाउ व्हाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि प्लानिंग से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, आप रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह यूज करते हो, तो अच्छी तरह ऑप्टिमल, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूज, ऑप्टिमम का होता है बेस्ट, बेस्ट यूज रिसोर्सेज को करते हो, वेस्टेज कम होती है। ठीक है, वेस्टेज कम होगी रिसोर्सेज की तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। सेकेंड एडवांटेज या इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की? प्लानिंग रिड्यूस बिजनेस रिलेटेड रिस्क। आप पहले से ही फोरकास्ट करते हो, प्रिडिक्ट करते हो कि ये रिस्क हो सकता है, फिर आप उसके लिए पहले से नेसेसरी प्रिकॉशंस भी लेते हो, तो रिड्यूस रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। थर्ड, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे? प्लानिंग, हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन? क्योंकि प्लानिंग में आप पहले से डिसाइड कर लेते हो एडवांस में ही कि काम कैसे करना है, किसको करना है। ठीक है, तो इससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, एंड आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। राइट, कैसे इट क्रिएट्स इनोवेशन, क्रिएटिविटी? क्योंकि प्लानिंग अगर प्रॉपरली की होती है तो मैनेजर्स जो हैं, प्लानिंग में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब वो प्लान करते हैं तो नए नए आइडियाज लेकर आते हैं मैनेजर्स अपने, कि हम ये स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, हम ऐसे एडवांस में प्लानिंग करेंगे। तो इट मीन्स दे आर ब्रिंगिंग देयर क्रिएटिविटी इनटू द प्लानिंग प्रोसेस। देन प्लानिंग हेल्प्स इन मोटिवेशन। ठीक है, प्लान जब भी बनाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, प्लान बहुत सारी चीज़ों के लिए बनते हैं। कई प्लान्स बनते हैं कि कैसे मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। कैसे मोटिवेट होते हैं? जब उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि उनको इन टर्म्स ऑफ मनी की सैलरीज अच्छी दे रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल, आपने उनको छुट्टी दे दी, एक हॉलीडे
के लिए आपने उनको परमिशन दे दी, ठीक है, हॉलीडे स्पॉन्सर कर दिया, तो एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड। तो प्लान्स बनाए जाते हैं कि कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना है। देन प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग भी होती है अच्छी, क्योंकि मैनेजर जब प्लान बनाता है तो व्हाट ही इज डूइंग, वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लेके आ रहा है, डिसाइड करता है विच इज द बेस्ट प्लान, सो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग ऑल्सो हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जब प्लान प्रॉपरली आपने बनाया हुआ है किसको काम करना है, कैसे करना है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती एम्प्लॉयज के बीच में, सबको पता है कि किसका क्या रोल है, किसका क्या काम है। तो जब किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह अचीव होते हैं। देन एट्थ इज प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस ऑफ कंट्रोल। देखो प्लानिंग जो है बेटा फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है, और कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में टारगेट्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, राइट, स्टैंडर्ड्स कि इतना अचीव करना है। और कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर हम करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, राइट। तो अगर हमारे परफॉर्मेंस जैसे स्टैंडर्ड आपका सेट कर दिया कि एम्प्लॉयज को 100 यूनिट्स बनाने, ये प्लान किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, एम्प्लॉयज ने बनाए हैं 80, जबकि बनाने कितने हमने प्लान किए थे, 100। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की कितनी है और कितना हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, एम्प्लॉयज कम परफॉर्म कर रहा है, तो ये रीजन फॉर डेविएशन, डेविएशन मतलब रीजन फॉर डिफरेंस, 20 यूनिट्स कम बन रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डेविएशन। तो रीजंस पता करे जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एम्प्लॉयज अचीव नहीं कर पाया टारगेट, और फिर स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक दोबारा ना हो, राइट। सो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट प्लानिंग जो है इट एस्टैब्लिश और गिव स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगी, क्योंकि प्लानिंग कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड्स प्लानिंग में सेट किए जाते हैं, कंट्रोलिंग उन स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है इस्टेब्लिशिंग वेरीफाइबल गोल्स। सबसे पहला है कि गोल्स सेट किए जाते हैं प्लानिंग में, और ये गोल्स कौन, ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करता है, अपर लेवल मैनेजर्स। फिर इस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, इसका मतलब होता है कुछ एजम्पशंस भी सेट की, प्रीमिसेस का मतलब है प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब है एजम्पशंस, ठीक है। तो प्लानिंग प्रीमाइसेस यानी कि कुछ एजम्पशंस, प्लान्स बनाते हुए कुछ एजम्पशंस भी सेट की जाती हैं। देखा जाता है कि पहले से थोड़े से एजम्पशन लेते हो कि पॉपुलेशन का ये टेस्ट और प्रेफरेंस फ्यूचर में हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशंस ये ऐसे चेंज हो सकती हैं, गवर्नमेंट ये कंट्रोल फ्यूचर में एक्सरसाइज कर सकती है, तो कुछ एजम्पशंस भी प्लानिंग में ली जाती है। तो थर्ड है डिसाइडिंग द प्लानिंग पीरियड। आप जो भी प्लान बनाते हो वो आप ये एक चीज और ध्यान में रखते हो कि प्लान आप ईयर के लिए बना रहे हो या एक पर्टिकुलर टाइम शॉर्ट स्पैन के लिए बना रहे हो या लॉन्ग स्पैन के लिए बना रहे हो। फिर प्लानिंग पीरियड भी देखा जाता है 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए। देन फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, आप उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव भी सेट करते हो, ठीक है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स है तो आप डायरेक्टली उनको कंज्यूमर के को सेल कर सकते हो, या दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, आप मिडलमैन के थ्रू भी उसको कस्टमर्स को प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो आपको ऑल्टरनेटिव भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देन आपने पहले वाले, इससे पहले स्टेप में ऑल्टरनेटिव आपने फाइंड आउट कर लिए, अब आप हर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करोगे। फिर इवैल्यूएट का मतलब है देखोगे कि हर ऑल्टरनेटिव ऑफ एक्शन में बेनिफिट किस में ज़्यादा है या कॉस्ट किस में ज़्यादा है, और सिलेक्ट करोगे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में ऑल्टरनेटिव क्या था कि आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल कर रहा है। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर कंज्यूमर को दे रहा है, तो ये मिडल मैन है। तो आप हर इन दोनों ऑल्टरनेटिव को ध्यान से बेनिफिट कॉस्ट देखोगे कि किसमें
बेनिफिट ज़्यादा है, और जिसमें बेनिफिट ज़्यादा होगा डेफिनेटली आप उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आई थिंक नाउ पॉइंट नंबर 5 इज क्लियर टू यू। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। नाउ आपने जो बेस्ट कोर्स सिलेक्ट किया है, बेस्ट प्लान सिलेक्ट किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड सेवेंथ इज मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोग्राम। मैनेजर्स को देखना है इसमें कि प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है, ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, फॉलो अप करना है कि अगर प्लान प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे एम्प्लॉयज तो रेमेडियल एक्शन हम ले सके। तो ये आपके स्टेप्स हैं बेटा इन प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, पहले गोल्स सेट किए जाते हैं, कुछ एजम्पशंस ली जाती है फ्यूचर को लेके, प्लानिंग पीरियड डिसाइड किया जाता है, ऑल्टरनेटिव्स फाइंड किए जाते हैं अलग अलग, बेस्ट ऑल्टरनेटिव फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और फॉलो अप करते हैं। राइट, नाउ टाइप्स ऑफ प्लान। पहला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो गोल्स विच ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू अचीव। राइट, सो व्हाट आर स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है a kind of plan which is formulated to meet the challenge of the policies of the competitor। स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, कंपटीशन होता है मार्केट में बहुत सारा, तो उन कॉम्पिटिटर्स की जो भी पॉलिसीज है उसको हम कैसे फेस कर सके। दे आर मैनी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में है, आपने उस कॉम्पिटिशन को फेस करना है, तो आप पॉलिसीज बनाते हो, स्ट्रैटेजी, देन आप यू मेक द स्ट्रैटेजीज कि कैसे हम कॉम्पिटिटर्स को, क्या स्ट्रैटेजीज बनाए, क्या प्लान बनाए कि जो हम कंपटीशन को फेस कर सके। ठीक है, स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है प्लान टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द कंपटीशन। देन पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या है? स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं इन्हें, विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। एक जनरल स्टेटमेंट होती है, जैसे हम एग्जांपल में देखो क्या लिखा है, फर्म की पॉलिसी है कि अगर कोई भी प्रमोशन फ्यूचर में होगा तो फ्रॉम जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हम पहले उनको प्रमोट करेंगे। ठीक है, rather than having the promotion from someone who is not a part of the organization, जो बाहर है, हम उसकी जगह हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? इंटरनल एम्प्लॉयज को। राइट, तो पॉलिसी का मतलब होता है जनरल स्टेटमेंट। आप ये वाले वर्ड्स लर्न कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गोल्स। स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं? प्लान्स फॉर्मुलेटेड टू मीट द चैलेंजेस। नाउ प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। कैसे काम को किस मेथड से किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोसीजर। व्हाट इज द मेथड ऑफ डूइंग अ वर्क? राइट, प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या है? प्रिसाइज प्लान्स है which need to be made to discharge a non-repetitive task। एग्जाम्पल देखिए, एक एंटरप्राइज है, उसका प्रोग्राम है कि उसको 5 ब्रांचेस खोलनी है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो फंड्स एलोकेट करने हैं एक्सेट्रा। राइट, तो प्रोग्राम का मतलब होता है plans and which need to be which need to be made to discharge a non-repetitive task। right, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं कि पहले हमें ब्रांचेस खोलनी है, हमें फंड्स चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, सो दैट इज यू मेक लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर दैट। रूल्स क्या है? रूल्स का मतलब होता है स्टेटमेंट, जिससे मेंबर्स को पता लगता है कि उनको क्या काम करना है या नहीं करना। ठीक है, रूल्स ज्यादातर डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वर्क प्लेस में मोबाइल फोन्स आर रिस्ट्रिक्टेड, ये एक रूल है। फिर बजट। बजट क्या होता है? बजट्स आर प्लान फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें जो स्टेटमेंट होती है उसमें रिजल्ट्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। राइट, जैसे स्टेट, आप बोलते हैं ना, आपने घर में सुना होगा कि सेल लगी है तो हमारा बजट डिस्टर्ब हो गया, तो एक स्टेटमेंट होती है जिसमें रिजल्ट बताया जाता है फिगर्स में इन न्यूमेरिकल टर्म। सेल्स बजट एग्जांपल है, प्रोडक्शन बजट एक्सेट्रा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ओवर हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप, सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग था, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है बेटा वर्क को डिवाइड करना अमंग पीपल। ठीक है, हर किसी को प्रॉपरली वर्क एलोकेट करना। और ये वाली डेफिनेशन भी आप लर्न कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रोइंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। इसको तो आप बाय हार्ट एक डेफिनेशन इसको लर्न ही कर लो। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आप
जो एक्टिविटीज हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हो, कौन कौन सा काम करना है उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर जो सेम काम है आप उसको ग्रुप कर दोगे। जैसे देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, फंड्स रेज करना, ठीक है, रॉ मटेरियल अरेंज करना, सेल करना गुड्स की। तो आपने पहले काम को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, प्रमोशन करना, डिस्काउंट्स देना, एक्सेट्रा, राइट। अब आप क्या करोगे, आपने पहले काम वर्क को आइडेंटिफाई किया, फिर जो सेम वर्क है उसको आप ग्रुप कर दोगे, ग्रुपिंग कर दोगे उसकी। जैसे जितना भी मार्केटिंग रिलेटेड वर्क है आप उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दोगे। जैसे प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है, तो इस सेम टाइप ऑफ वर्क एलोकेटेड टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फिर फंड से रिलेटेड कोई भी काम है उसको आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दोगे, ठीक है। आपको लोगों को हायर करना है, आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में वो सारा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आप उस काम को डाल दोगे। सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है पहले वर्क को आइडेंटिफाई करना और जो फिर सेम तरह का काम है उसका ग्रुपिंग कर देना, उसको एक ग्रुप में डाल देना, राइट। अब ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरत है, क्योंकि इससे इट लीड्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। अगर सबको पता है कि कौन सा काम है क्या है, प्रॉपरली ग्रुपिंग कर दी, तो इट मे नॉट लीड टू वेस्टेज, ठीक है। सो इट लीड्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट, देन इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे क्रिएट कर दिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब ऑर्गेनाइजिंग जो है एक प्रॉपर रिलेशनशिप बताती है बिटवीन दीज डिपार्टमेंट एंड ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या करते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं ताकि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। मार्केटिंग का अपना भी गोल होता है, एचआर डिपार्टमेंट के भी अपने टारगेट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के भी अपने टारगेट होते हैं, बट ये सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलके कोऑर्डिनेट करके और बातचीत करके आपस में काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो सके। फिर इट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। और कैसे इट लीड्स टू ग्रोथ, ऑर्गेनाइजिंग अगर आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना दोगे काम का, ठीक है, तो इससे ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि इट लीड्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट। अभी फर्स्ट पॉइंट है ना, अगर कोई भी काम ढंग से हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ही तो होती है बेटा। देन इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। और कौन से रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। तो ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड it also provide for optimum use of technological innovation, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग जो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो वो रिजिड नहीं होता, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, कि क्या रिक्वायरमेंट है, एनवायरनमेंट क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। इट फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। कैसे स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है वो सारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही ग्रुप किया जाता है, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, एक्सेट्रा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट knows how to do the things, how to promote the things in the best possible manner, तो they are specialized in doing that, तो इसलिए स्पेशलाइजेशन हो जाती है। now organizing can be understood in two ways, as a process, as a structure। as a process, प्रोसेस का मतलब क्या है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस का ये बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस का मतलब होता है किस तरह जो वर्क है हम उसको ग्रुप करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेंबर्स में, ठीक है। तो पहला स्टेप्स है, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, फिर हम एक्टिविटीज यानी कि वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसकी ग्रुपिंग करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था कि वर्क को आइडेंटिफाई किया और अलग अलग जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके अंदर हमने सारी सेम टाइप की एक्टिविटीज उसी के अंदर डाल दी, प्रमोशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। फिर
असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जब हमने एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया, वर्क को ग्रुप कर दिया, तो वी असाइन ड्यूटीज टू द मेंबर्स। हर जो इंसान है, इंडिविजुअल है, ही इज गिवन अ टास्क। ठीक है, जैसे मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटीज ग्रुप कर दी, अब एक्टिविटीज तो आपने डाल दी, अब आप फिर वर्क को असाइन करोगे, ड्यूटीज असाइन करोगे। प्रमोशन कौन करेगा? एम्प्लॉय ए एंड बी। एडवर्टाइजिंग कौन करेगा? एम्प्लॉय सी एंड डी। तो आप फिर ड्यूटीज असाइन करोगे। देन यू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। इसके बाद आपने इनको वर्क एलोकेट कर दिया, ए को, बी को, सी और डी एम्प्लॉयज को, एक्सेट्रा। नाउ you will also what you will do, you will establish the relationship among individuals. relationship among the individuals का मतलब क्या है कि हर किसी को अब पता होगा कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी उसकी अथॉरिटी है, कितनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है। सो हर कोई आपस में जो है मिल के काम करेगा। देखिए बेस्ट मैं ऐसे समझा देती हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों ने अपने टीम मेंबर्स को काम असाइन कर दिया, एचआर वालों ने अपने मेंबर्स को दे दिया, फाइनेंस वालों ने अपने टीम मेंबर्स को काम दे दिया। ठीक है, एंड प्रोडक्शन वालों ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने अपने को काम दे दिया। नाउ इनका अलग टारगेट है, इनका एचआर का अलग टारगेट है, इनका अलग टारगेट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, उनको पता है कि जो भी काम उनको दिया हुआ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अचीव द गोल। एचआर वालों को भी दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क, फाइनेंस वाले भी दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क एंड सो ऑन। बट इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करना है ताकि ओवरऑल जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस में आप स्टेप्स लिखोगे। स्टेप्स क्या है? पहले ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन होते हैं, फिर वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है, ड्यूटीज असाइन की जाती है, देन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए जाते हैं अमंग इंडिविजुअल्स। हर किसी को पता होता है कि उसका क्या काम है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेट्रा। नाउ ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स की बात की गई है। पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए, इट इज फॉर्म बाय ग्रुपिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज इनटू द फंक्शनल डिपार्टमेंट। हर एक्टिविटी को हम डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हैं। ये सारी एक्टिविटीज है फाइनेंस से रिलेटेड, परचेजिंग, अकाउंटिंग, ये सारी एक्टिविटीज को हमने ग्रुप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फाइनेंस। इसी तरह हायर करना किसी एम्प्लॉय को, पे रोल मतलब उसकी सैलरी बनाना, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, ये सारी एक्टिविटीज को हमने ग्रुप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ फंक्शंस के बेसिस में एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो क्या हो गया आपका? फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देखो पहला फाइनेंस है, फिर मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, ऑपरेशन है। तो एक्टिविटीज के बेसिस में, ठीक है, जितनी भी सेम एक्टिविटीज है उनको ग्रुप किया जाता है। ये सारी सेम है, ये वाली, तो ये सारी सेम एक्टिविटीज को ग्रुप किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन विच इज मार्केटिंग फंक्शन। तो इसी तरह ये वाली प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, सारी एक्टिविटीज को ग्रुप किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन विच इज ऑपरेशन। तो इसलिए इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं कि एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर जो ऊपर हमने पढ़ा है वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कस्टमर, जो है स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अभी आपको नहीं समझ आया, इस डायग्राम के थ्रू आएगा। ये देखिए, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज्वेलरी भी बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना रही है, और होम, मैं थोड़ा इलाज कर देती हूँ, यस, होम गुड डिविजन्स भी बना रही है, होम गुड्स बना रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वन क्या है? ज्वेलरी। प्रोडक्ट टू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रोडक्ट थ्री क्या है? होम गुड्स। तो प्रोडक्ट के बेसिस में जो है स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हम प्रोडक्ट के बेसिस में स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहला प्रोडक्ट क्या है, ज्वेलरी, सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड क्या है, होम गुड। सो वी आर फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे कस्टमर के बेसिस में भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, जियोग्राफिकल डिवीजन के बेसिस में भी आप बना सकते हो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स बेचती है नॉर्थ रीजन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस बेसिस में भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन भी हो सकता है, प्रोडक्ट वाला एग्जांपल आपका ये वाला है। कस्टमर के बेसिस में भी आप बना सकते हो कि कस्टमर लॉयल है या बड़ी जल्दी ब्रांड स्विच करता है, एक्सेट्रा। नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होते हैं, राइट। तो ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स है, इट इज फॉलोड बाय ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लेवल है, फिर एक मिडिल लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ ये क्यों बनाई जाती है, ताकि जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पीपल, दे कैन वर्क टुगेदर। एंड व्हाई दे वर्क टुगेदर, सो दैट दे कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उनको दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉयज को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, जहाँ पे एंड व्हाट इज दिस, इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक आप देखते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, दो तीन एम्प्लॉयज जो हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, सेम लाइक्स है, सेम इमोशंस हैं, सेम एटीट्यूड है, उनका एक अलग से ग्रुप बन जाता है। वो अपने जो जितने भी पर्सनल भी टॉक्स हैं, दे शेयर विद ईच अदर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कई लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं कि इट इज नॉट गुड, बट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, ही इज अ सोशल एनिमल, ही वांट्स टू टॉक टू अदर्स। तो इट ओरिजिनेट, क्यों इवॉल्व होते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं ये वाले ग्रुप्स, एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ओके। नाउ स्टाफिंग, दिस इज द थर्ड फंक्शन। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि पुटिंग राइट पीपल इनटू द राइट जॉब। जब लोगों को हायर करना, सिलेक्ट करना और उनको राइट जॉब में प्लेस करना, दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग, राइट। सो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया है, इससे आप डेफिनेशन को रीड कर सकते हो। नाउ स्टाफिंग क्यों जरूरत है, स्टाफिंग इसलिए जरूरत है क्योंकि इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एफिशिएंट वर्कर। ठीक है, आप को पता स्टाफिंग से ही पता लगता है कि जो पर्सन है, वेदर ही इज अ राइट कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। इट हेल्प्स इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कैसे, अगर आप एक राइट इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहे हो और उसको राइट जॉब ऑफर कर रहे हो, तो ही विल वर्क बेटर, अच्छा काम करेगा, तो प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। इट मेंटेन्स हार्मनी। हार्मनी कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब भी आप लोगों को सिलेक्ट करते हो और उनकी जब भी वो काम करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को आप अप्रेज करते हो, इवेल्युएट करते हो और उनको बेटर कंपनसेशन देते हो, when they are doing work, good work, then you motivate them by giving promotions, motivate करते हो, compensation देते हो, तो इससे it leads to peace and harmony. It helps in morale boosting also. ठीक है, आप लोगों को वही काम दे रहे हो जो वो कर सकते हैं, यू आर पुटिंग राइट पीपल इनटू द राइट जॉब। तो व्हेन यू गिव द जॉब विच अ पर्सन कैन डू, तो उससे क्या हो जाएगी, जॉब, दे विल बी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, इट लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन, और जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो उनका मोरल भी हाई होगा। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, आप
एस्टिमेट भी आप स्टाफिंग में क्या होता है, आप एस्टिमेट करते हो कि कितने लोगों की जरूरत है। शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए लोगों की, काम नहीं तो हैम्पर होगा। सरप्लस भी नहीं होना चाहिए, अगर सरप्लस होंगे लोग तो इट इज वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सो कितने लोगों की एग्जैक्ट जरूरत है, कैसे लोगों को काम एलोकेट करना है ताकि they work so that the human resource can be optimally utilized, that is possible with staffing. अब आता है स्टाफिंग प्रोसेस। ओके, स्टाफिंग में देखिए सबसे पहला स्टेप है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब है एस्टिमेट करना कि कितने लोगों की जरूरत है। तो अभी मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर ही दिया, सरप्लस भी नहीं होना चाहिए और शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए, राइट। सेकेंड है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को हम बेटा यहाँ पे देखिए पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी 1 मार्कर आता है कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है या नेगेटिव। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना द सोर्स फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, तो इसलिए पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि लोग जो सुटेबल अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो अट्रैक्ट होके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो सोर्स कहाँ से है रिक्रूटमेंट का, इंटरनल सोर्स भी होता है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल मतलब जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको जॉब ए में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेकिन अब ये जॉब बी में भी रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे एक इंडिविजुअल काम कर रहा था इंटरनली, तो आप अगर उसको रिक्रूट कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो वो अप्लाई करे जॉब बी के लिए, सो इट इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल, जब बाहर से कोई और एम्प्लॉयज अप्लाई करता है जॉब बी के लिए, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। सिलेक्शन जो है उसको हम नेगेटिव प्रोसेस करते हैं, बोलते हैं। इट इज जैसे रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस था, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। व्हाई इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप उन कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देते हो, हटा देते हो जो आपको सुटेबल नहीं लग रहे। आपके पास 50 एप्लीकेशन आई, ठीक है, उनमें से आपने 40 को वैसे ही हटा दिया क्योंकि आपको वो कैंडिडेट सुटेबल ही नहीं लग रहे। सो आप उन बाकी 10 में से यू विल सी थ्रू, ये देखिए सिलेक्शन में आप जैसे 50 में से आपने क्या किया, आपको पास 50 एप्लीकेशन आई, ठीक है, और आपके पास 2 पोस्ट थी, आपने 48 को हटा दिया और 2 को सिलेक्ट किया कैंडिडेट्स को। सो कैसे सिलेक्ट किया, इंटरव्यूज के बेसिस में, टेस्ट के बेसिस में। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि आप बाकी 48 को एलिमिनेट कर देते हो। देन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि पर्सन को पोजीशन देना, वो पोजीशन देना जो वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, राइट। देन है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। जब नया कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन से, बाकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से फेमिलराइज कराते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी को इंडक्शन बोलते हैं, राइट। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस। आप एम्प्लॉयज को टाइमली ट्रेनिंग देते हो, और ट्रेनिंग का क्या मतलब है, ट्रेनिंग से क्या होता है, नॉलेज और स्किल्स बढ़ती है, और डेवलपमेंट से क्या होता है, ग्रोथ होती है इंडिविजुअल की, राइट। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का। देन प्रमोशंस होते हैं, ट्रांसफर होता है। प्रमोशन का मतलब क्या है, हायर जॉब पोजीशन ऑफर करना, ठीक है, हायर जॉब पोजीशन ऑफर करना विद मोर सैलरी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ट्रांसफर में एम्प्लॉयज को शिफ्ट किया जाता है एक जॉब से दूसरी जॉब में, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, राइट। देन कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या है, गुड वेजेस ऑफर करना, एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके स्टाफिंग प्रोसेस है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। पहले एस्टिमेट किया जाता है कितने लोगों की जरूरत है, फिर रिक्रूटमेंट होता है, देन सिलेक्शन, देन एम्प्लॉयज को जॉब में प्लेस किया जाता है, इंडक्शन होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, प्रमोशंस होते हैं, कंपनसेशन ऑफर होती है। नाउ दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग of this is the fourth, sorry, not step, this is the fourth function of management.
डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग ये डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन आपको पढ़नी है, ठीक है। इट इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग by which subordinates are led to understand and contribute effectively. डायरेक्टिंग किस वर्ड से बना है? डायरेक्शन से, कि आप एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देते हो कि कैसे उनको काम करना है, राइट। जैसे इंपॉर्टेंस क्यों है डायरेक्टिंग की, डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इनिशिएट एक्शंस, तो आप लोगों को मोटिवेट करते हो ताकि वो काम करें, और जब वो मोटिवेट होते हैं तो इट लीड्स टू एक्शन, दे एक्चुअली डू द वर्क। इट क्रिएट्स अ साउंड वर्क एनवायरनमेंट, जब लोगों को पता है पूरी प्रॉपर डायरेक्शन उनको क्या काम करना है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती, एंड when there is no confusion it leads to sound work environment. then it develop managers, ठीक है। जो मैनेजर्स खुद ही अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो दूसरों को हेल्प करते हैं कि कैसे काम को करना है, दूसरों को डायरेक्ट करते हैं। तो एक तरह से आप फ्यूचर मैनेजर्स को डेवलप कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। देन बिहेवियरल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एम्प्लॉयज दे फील सेटिस्फाइड व्हेन दे डू द वर्क, दे आर मोटिवेटेड, दे आर ऑफर्ड कंपनसेशन, सो इट लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। और जब सेटिस्फैक्शन रहेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, डायरेक्टिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन होता है। वाई? बिकॉज हर इंसान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपस में मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अपने काम को। इट फैसिलिटेट कंट्रोल ऑल्सो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की वजह से एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। कि जो भी आपने प्लान परफॉर्मेंस की थी, प्लान परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? जो भी स्टैंडर्ड सेट किए थे वो एक्चुअली में अचीव भी हो रहे। तो देयरफॉर कंट्रोलिंग फंक्शन अपने आप ही हो गया। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। अब अगर आपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन दिया है, मोटिवेट किया है काम को अचीव करने में, और वो अचीव भी कर पा रहा है, तो आपने एक तरह से कंट्रोलिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया। इट फैसिलिटेट चेंज, डायरेक्टिंग से देखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में नया चेंज आता है तो लोग रेजिस्ट करते हैं, है ना। तो अगर आप एक अच्छे लीडर हो, आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हो, उनको रीजन बता रहे हो कि इस चेंज से उनका फायदा होगा, तो वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तो डायरेक्शन अगर आपने ढंग से एम्प्लॉयज को डायरेक्ट किया है तो इट विल लीड टू चेंज ऑल्सो। एंड अगर आप चेंज को फॉलो कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ग्रोथ भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की। Now, what are the elements of directing? There are 4 elements. बहुत important question है बेटा। First is supervision, second is communication, third is motivation and fourth is leadership. तो सुपरविजन में क्या है? सुपरविजन का क्या मतलब है? ओवरसी करना, सबऑर्डिनेट के काम को सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, ठीक है। सुपरविजन का मतलब होता है टू सी द वर्क ऑफ द, ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, कि whether they are doing the work efficiently or not. कम्युनिकेशन सेकेंड एलिमेंट। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, राइट, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देन कम्स लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या है? कि मैनेजर कैसे गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है सबऑर्डिनेट्स को। अच्छा लीडर वही होता है जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखे। फोर्थ इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है इंस्पायर करना सबऑर्डिनेट को कि वो अपना काम बहुत मन लगा के कर पाए। तो ये 4 एलिमेंट्स है: मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। देन कम्स कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब आपको पता ही है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से, स्टैंडर्ड्स के साथ। कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस क्या है? अगर इट्स बेसिस ऑफ फ्यूचर एक्शन। तो अगर कोई भी मिस्टेक कंट्रोलिंग के प्रोसेस में, अगर कोई आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब भी मेजर करते हो स्टैंडर्ड्स के साथ, तो आपको पता लगता है कि अगर एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो कम है, टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए, तो आप इंश्योर करते हो कि फ्यूचर में ये मिस्टेक्स रिपीट ना हो, राइट।
So it is a basis of future action. Then it leads to decision making, राइट। तो आप डिसाइड करते हो अगर कोई भी डिफरेंस है, टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे, तो आप राइट डिसीजन लेते हो कि फ्यूचर में ये मिस्टेक रिपीट ना हो, राइट। सो इट लीड्स टू डिसीजन मेकिंग। इट फैसिलिटेट डिसिप्लिन, राइट। अगर देखो डायरेक्ट कंट्रोलिंग में क्या है, अगर कंट्रोल सिस्टम होता है, एम्प्लॉयज को पता है कि कोई उन्हें मॉनिटर कर रहा है, सुपीरियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो अपना काम अच्छी तरह करते हैं, इससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग से सारे जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज है आपस में, इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन अमंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी जो है आपस में मिलकर डिपार्टमेंट काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। इट फैसिलिटेट मोटिवेशन ऑल्सो, ठीक है। सो दोज एम्प्लॉयज हु परफॉर्म बेटर, जिनकी परफॉर्मेंस हाई होती है, दे आर मोटिवेटेड बाय ऑफरिंग हायर कंपनसेशन, और इससे प्लान्स भी आपके इम्प्लीमेंट हो जाते हैं अच्छे से। कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? प्लान्स विच हैव टू बी अचीव्ड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं? जो नंबर्स में एक्सप्रेस होते हैं, जैसे कितना कॉस्ट होना चाहिए, कितना आउटपुट अचीव करना है, कितना प्रॉफिट अचीव करना है, तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जो नंबर्स में एक्सप्रेस करो, उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव कौन से होते हैं? दे आर, ये लिखा है, दे आर नॉन मेजरेबल स्टैंडर्ड्स, कि ऑनेस्टी के ऊपर, कि एम्प्लॉयज कितने, दे शुड फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स, दे हैव टू बी ऑनेस्ट। आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, अब आप उनको मेजर करोगे, ठीक है। थर्ड है, कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से। ये मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। तो कोई भी डेविएशन या डिफरेंस होगा, आप उस डिफरेंस को रीजन फाइंड आउट करोगे, ये डिफरेंस क्यों हुआ है, कॉज पता लगाओगे। डिफरेंस को हम बोलते हैं डेविएशन बेटा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 मार्क आ जाता है। व्हाट इज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन? ये कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, देखो अब बहुत सारे डेविएशंस आते हैं, लेकिन आपको सबको नहीं देखना। आप सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, डेविएशंस है, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे, फोकस करोगे। नॉट ऑल डेविएशंस आर इम्पोर्टेंट। जैसे अगर आपका टारगेट था 500 यूनिट्स अचीव करने हैं मंथ में एक एम्प्लॉय को, और उसने किए 480, तो दिस इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस। लेकिन अगर एम्प्लॉय अचीव कर रहा है सिर्फ 50 यूनिट्स, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। हम इसको इग्नोर कर सकते हैं 480 वाले को। तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का मतलब है डेविएशंस, आप सारे डेविएशंस पे मत फोकस करो, आप सिर्फ उसी डेविएशंस पे फोकस करो जो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। एंड फोर्थ इज टेक रेमेडियल एक्शन। रेमेडियल एक्शन लो, ताकि जो मिस्टेक है रिपीट ना हो। तो पहला हो गया कंट्रोल प्रोसेस में, स्टेप्स में, स्टैंडर्ड सेट करना, परफॉर्मेंस मेजर करना, कंपेयर करना एक्चुअल को स्टैंडर्ड्स के साथ, और रेमेडियल एक्शन लेना। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल? ये भी चैप्टर बहुत बड़ा है इसमें, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ये है कि कंट्रोल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्लानिंग। पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, और फिर कंट्रोल होता है। देन प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग के मीनिंगलेस है, और कंट्रोल भी बिना प्लानिंग के इज ऑफ नो यूज, ठीक है। तो अगर आप प्लान करते जाओगे और कंट्रोल नहीं करोगे, फाइंड आउट नहीं करोगे कि आपका जो प्लान है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो भी रहा है, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। थर्ड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि आप फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बनाते हो, और कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड्स पास्ट में सेट किए थे, आप उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल के साथ। सो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि फ्यूचर प्लान्स बना रहे हो। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि बैक मतलब पास्ट में जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसको आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है। बट बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लास्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया है कि इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, इट इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग
फंक्शन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी प्लान्स हैं हर डिपार्टमेंट के, इट शुड बी प्रॉपरली इंटर रिलेटेड, ठीक है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखो प्रोड्यूस नहीं करेगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट नहीं करेगा फिनिश गुड में, तो सेल्स डिपार्टमेंट कैसे सेल करेगा गुड्स को? तो आपस में हर जो एक्टिविटी है हर डिपार्टमेंट की इंटर रिलेटेड है। इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं एम्प्लॉयज हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है। स्टाफिंग फंक्शन भी कोऑर्डिनेशन, इट लीड्स टू और इट हेल्प्स कोऑर्डिनेशन। कैसे? क्योंकि यू व्हेन यू प्लेस राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, तो आपस में लोग जो हैं दे यू नो डू द वर्क बाय कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। फिर डायरेक्टिंग फंक्शन ऑल्सो लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जो मैनेजर है वो गाइड करता है मोटिवेट करता है सबऑर्डिनेट्स को, और जब वो मोटिवेटेड रहते हैं वो मिलके काम करते हैं। कंट्रोल फंक्शन भी फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन के? कोऑर्डिनेशन से डिवीजन ऑफ लेबर, लोगों में जो है जब काम डिवाइड हो जाता है, हर डिपार्टमेंट को पता है उसका ये काम है, मार्केटिंग का ये है, एचआर का ये है, फाइनेंस का ये है, तो वर्क तो डिवाइड हो गया सारे डिपार्टमेंट में, और फिर सब जो है जब वर्क डिवाइड हो जाता है तो देन द नीड फॉर द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। आपस में उनको फिर काम तो डिवाइड कर दिया पर अब उनको मिलके काम करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है साइज में, तो इंडिविजुअल गोल्स शुड बी कोऑर्डिनेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट है, मैंने आपको बताया था। तो जितना डिपेंडेंस होगी, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट किस पे डिपेंडेंट है? प्रोडक्शन पे। तो जितना आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंस होती है उतना ही कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है, एंड इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑल्सो, right? So this is all about this chapter. I hope you are going to benefit after watching this video. I have tried my level best कि मैं सारे chapters अभी cover कर सकूं ताकि आप exams में benefit ले सको। And please hit the like button, share the channel with your friends, and subscribe also. Thank you for watching.